Hello, my dear student of Standard 7th. Welcome back once again. And today we will continue with our chapter number 6, that is Mughal Empire, Golden Age and Downfall. Friends, we already discussed Shah Jahan, okay, and Jahangir. Now today we are going to discuss about the Aurangzeb, okay. So here is our Aurangzeb. You can see first point. Aurangzeb has started ruling our country in 1658 and he ruled till 1707. Okay, so let me read the first point for you. Aurangzeb's memory was extraordinary sharp, means he's very uh, memory sharp person, very intelligent. He was well versed in the Arabic and the Persian language. He's having very good command on the Arabic language as well as Persian language and had studied the Quran Sharif in details. So friends, पहले पॉइंट में तो मतलब क्या जम के तारीफ की गई है। इनकी मेमोरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ये अरबिक लैंग्वेज और पर्शियन लैंग्वेज को तो मतलब महारत ही माने जाते हैं। इसके अलावा इनको कुरान, जैसे हमारे हिंदुओं में भगवत गीता होती है, रामायण महाभारत होती है, वैसे ही मुस्लिम्स में कुरान होती है। इसका उनको पूरा डिटेल नॉलेज था। ओके। औरंगजेब डिसलाइक आर्ट, म्यूजिक एंड पेंटिंग। देखो, क्लास में बहुत सारे बच्चों को ड्राइंग पसंद नहीं होती है, ठीक है। सो औरंगजेब भी वैसे ही एक बच्चे थे। इनको आर्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, म्यूजिक व्यूजिक फालतू की है, क्या ठोकना पीटना नाचना कूदना बजाना। इवन उनको पेंटिंग भी पसंद नहीं थी। ओके, सो ये अब हर इंसान की अपनी अपनी चॉइस होती है। आगे बढ़ते हैं। वी दुर्गादास waged a prolonged war with Aurangzeb for 25 years in order to free मालवार। मालवार मीन्स राजस्थान का एक एरिया है जहाँ पर यूजुअली मारवाड़ी कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं। इनका और औरंगजेब का इन वीर दुर्गादास का 25 ईयर्स तक एक लंबा एक संघर्ष चला। सो ठीक है, वो हम लोग आगे भी देखेंगे जब वीर दुर्गादास के बारे में पढ़ेंगे। औरंगजेब ऑल्सो fought against the Shia states of Bijapur and Golconda in the south for 25 years। यही नहीं, इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि औरंगजेब कंटिन्यूसली 25 ईयर्स तक साउथ इंडियन स्टेट्स को जीतने का ट्राई करते हैं। बहुत लंबी लड़ाई चलती है और वो नहीं जीत पाते हैं। ओके। इन महाराष्ट्र, शिवाजी established a Maratha kingdom in South India and had constant conflict with the औरंगजेब। ओके, सो औरंगजेब को बस अब साउथ इंडिया में भी अपना रूल इस्टेब्लिश करना है, लेकिन उनके सामने होते हैं महाराष्ट्र के मराठा छत्रपति शिवाजी। ओके, एंड ये मतलब शिवाजी का था जब तक मैं हूँ, ये कैसे अपना रूल इस्टेब्लिश कर लेंगे, लेट्स सी। ओके, सो कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूसली चलता था। द जाट एंड द सिख टू रिवोल्टेड अगेंस्ट द औरंगजेब। सो ऐसा नहीं है कि मराठास और मारवाड़ के लोग ही उनसे नाराज थे। इवन जो हरियाणा पंजाब में हम लोग जाट कम्युनिटीज़ के लोग देखते हैं, इवन राजस्थान में भी हैं, यूपी में भी होते हैं। इवन सिख कम्युनिटीज़ के लोग भी इनके अगेंस्ट में थे। तो काफ़ी सारा इनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। चलो आगे बढ़ते हैं। After knowing about some of the incidents that occurred during the rule of Emperor Jahangir, Shah Jahan, Aurangzeb, now let us learn about their social life। Social life means वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी कैसे जीते थे, उस टाइम पे सामाजिक ढांचे क्या थे, लोग कैसे मतलब वहाँ पे रहते थे। डेट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पार्ट। So let's get started. Society was based on the feudal system during the Mughal era. The king and his courtier led a life of pleasure and luxury. Emperors and armies were fond of expensive clothes and jewelry. Abul Fazl has written that about 1000 expensive garments used to be made for the emperor every year। देखो, बड़ी बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं। एंड यहाँ पर सब बताया गया है कि फ्यूडल सिस्टम मीन्स जो वन व्यवस्था है वही चल रही है। एंड इसके अलावा जो राजा हैं, जो उनके दरबारी हैं, जो गवर्नर हैं, ये बहुत ही मतलब आलीशान ज़िंदगी जिया करते थे, है ना। बहुत ही मतलब
वो गुजराती में कहावत है ना, खाવાનું पीવાનું ને જલસાની લાઈફ, बराबर ना। तो मतलब उनका यही था। आमिर थे, ये बहुत ही मतलब महंगे महंगे कपड़े पहनते थे, बहुत सारी ज्वेलरी लटकाते थे। ओके। अबुल फजल जो उनके टाइम के एक राइटर थे, उनके एक किसी पोयम में या कहीं पे कोई स्टोरी में ऐसा लिखा हुआ है कि राजा ना पूरे साल भर के लिए 1000 यानी 1000 जोड़ी कपड़े पहले से ही रेडी रखवा लेते थे। अब इमेजिन करो, साल में टोटल 365 डेज होते हैं, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज राजा को रोज़ एक दिन में 2 से 3 जोड़ी कपड़े, मिनिमम 2 जोड़ी या मैक्सिमम 3 जोड़ी कपड़े वो पहन सकता है। और ऐसा नहीं है कि एक कपड़े को रिपीट किया। से फॉर एग्जांपल राइट नाउ आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर एंड आप ये टी शर्ट नोटिस कर लो, आने वाले शायद कुछ लेक्चर में आपको फिर से ये दिख जाए, क्योंकि मैं रिपीट कर रहा हूँ। ओके। हम कोई राजा महाराजा नहीं जो एक बार हमने पहन लिया हम दोबारा नहीं पहनते। ओके, सो ऐसा कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एग्जैक्टली अबाउट द इमेज एंड एट लास्ट, ड्यूरिंग दिस टाइम गुजराती ट्रेडर कंडक्टेड अ बिजनेस एंड ऑन अ लार्ज स्केल, on a large volume of goods were imported and exported from the port of गुजरात। सो इस टाइम पर जो गुजरात के आसपास में रहने वाले लोग थे उनको ट्रेडिंग ज़्यादा करनी पड़ी, और ये इंडिया का सामान बाहर के देशों में और बाहर के देश से इंडिया में मतलब बहुत सारे ट्रेडिंग करते थे। और गुजरात उस टाइम पे एक टाइम पे हब था ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। Now, festivals were celebrated with a lot of pomp and grandeur. Okay, so festivals बहुत ही चाव से मनाए जाते थे। During the Jahangir reign, Dasera was celebrated in a grand manner. Foreigners did not have a right to take away wealth फ्रॉम इंडिया। सो अगर हम देखने जाएँ ना तो यू कैन सी इन द पिक्चर दशहरे में जहाँ पे रावण को जलाया जा रहा है, एंड ये मतलब बहुत ही चाव से उस टाइम पे सेलिब्रेट किया जाता था। एंड इवन फॉरेनर्स को भी इंडिया से वेल्थ ले जाना अलाउड नहीं था। फ्रेंड्स, ड्यू टू कोविड सीजन इस साल कोई रावण दहन नहीं हुआ। ओके, फेस्टिवल्स भी फीके फीके थे, आए और चले गए पता ही नहीं चला। एनी हाउ, नाउ इकोनॉमिक कंडीशन। फ्रेंड्स, नाउ व्हेन आई एम टॉक अबाउट इकोनॉमिक कंडीशन, तो आपको ध्यान रखना है कि उस टाइम पे लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी थी। फाइनेंशियल कंडीशन मीन्स उनकी जेब में कितने पैसे हुआ करते थे, है ना। यू आस्क योर पेरेंट्स कि भी आपकी ज़िंदगी कैसी है, एंड यू आस्क योर पेरेंट्स कि आपकी एज में आपके पेरेंट्स की क्या कंडीशन थी, तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। क्योंकि अभी इंडिया में इकोनॉमिक कंडीशन सबकी सुधर रही है, जो अच्छी बात है। ओके, नाउ okay, good. Now, economic condition. Talking about economic condition, we can know about the economic condition prevalent during the Mughal era from Abul Fazl book. तो उस टाइम पे इकोनॉमिक कंडीशन लोगों की क्या थी? वेल, उसके लिए हमको अबुल फजल की बुक से हमको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाते हैं। एट एट टाइम 55.5 रत्न was equal to men ओल्ड यूनिट ऑफ वेट। सो ये जो रतन थे ये कुछ जैसे आजकल हम लोग किलोग्राम में नॉर्मल चीज़ों को तोलते हैं, ग्राम इन किलोग्राम्स में, उस टाइम पे रतन जो मतलब मेजरिंग यूनिट था, और 55.5 रत्न का मतलब एक इंसान। शॉल्स फ्रॉम लाहौर, दरीस ऑफ फतेहपुर सिकरी, कॉटन क्लॉथ्स ऑफ गुजरात एंड ढाकास मुस्लिन आर वेरी फेमस एंड पॉपुलर प्रोडक्ट्स। तो ये जितने ही मैंने नाम लिए कि लाहौर की शॉल जो हम लोग मतलब ओढ़ते हैं, ठीक है, दरी जो मतलब हम लोग बिछाते हैं घरों में डेकोरेशन के लिए, और फतेहपुर सिकरी की, एंड कॉटन क्लोथ्स गुजरात के, और मुस्लिन जो सिंपल एक रिंग में से भी पास आउट हो जाता है। ये कुछ पॉपुलर चीज़ें थी जो पूरे वर्ल्ड में फेमस थी, नॉट इन इंडिया बट इवन इन द वर्ल्ड लेवल। नाउ गुड्स वेर एक्सपोर्टेड and imported from the Khambat, Surat, Bharuch and many parts of Bengal. So Bengal and Gujarat usually import export के मामले में बहुत ही आगे था। Now villagers were self reliant at that time. तो इंडिया में जो गांव थे वो सारे के सारे आत्मनिर्भर थे, वो मतलब किसी पे डिपेंड नहीं होते थे। Villagers themselves produced most of the goods that they required. इनकी ज़रूरत के जो भी सामान थे वो गांव वाले खुद ही अपने गांव में प्रोड्यूस कर लिया करते थे, वो किसी पे डिपेंड नहीं होते थे।
फ्रेंड्स यहाँ से हमको क्या सीखने को मिलता है कि हमको भी आत्मनिर्भर हो जाना चाहिए, सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, ठीक है। विलेजेस themselves प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द गुड्स दैट दे रिक्वायर। नाउ एक्टिविटी, चलो देखते हैं एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है। Get information about the way in which the festival were celebrated in your village, city 30 years ago. Yes, ये चीज़ें हो सकती हैं। चलो अगर हम लोग देखें, अभी जैसे दिवाली गई है, हम लोग पटाखे फोड़ते हैं, घर पे लाइटिंग करते हैं, है ना, वो चाइनीज लाइट धबक धुक 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 वो लगाते हैं, ठीक है। बट आप पेरेंट्स को पूछना कि 30 साल पहले आपके दादा दादी जी को पूछना कि 30 साल पहले दिवाली कैसे होती थी। सिंपल दिए लगाते थे और मिठाइयाँ बांटते थे, एक दूसरे के घर आना जाना होता था, बस डेट सेट। दिखावे भी ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता था, ठीक है। और हमको शायद वो चीज़ें अभी कंसिडर करनी चाहिए। चलो सेकेंड पॉइंट, फाइंड आउट द प्रोडक्ट मेड इन योर विलेज और सिटी दैट डू नॉट हैव टू बी इम्पोर्टेड। तो आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के थोड़े प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करने, ओके। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो लास्ट 2 स्लाइड्स, ओके डन। नाउ आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ द मुगल पीरियड। आर्ट का क्या फॉर्म था, मीन्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट औरंगजेब, ओवरऑल मुगल्स के टाइम पे। लिटरेचर मीन्स राइटिंग वर्क, ओके, एल फॉर लिटरेचर, लिखावट, लिटरेचर। सो ऑफ द मुगल पीरियड, द मुगल रूलर्स वेर वेरी फाउंड ऑफ द ग्रैंड पैलेसेस, है ना। आजकल हम लोगों को भी देखो बड़े घरों में रहना पसंद है, छोटे घरों में किसी को रहना पसंद नहीं है। तो मुगल से ना बहुत ही बड़े बड़े महलों के शौकीन थे। हिंदू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर डेकोरेशन मर्ज विद द इस्लामिक स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन, पैलेसेस एंड डोम्स। देखो अब इनको महल बनवाने हैं अपने मुगल स्टाइल में, लेकिन जो आप वर्कर्स काम करेंगे वो कौन है, इंडियंस ही होंगे ऑफकोर्स। एंड उनका जो वर्किंग स्टाइल पैटर्न होगा वो क्या होगा, इंडियन। तो मुगल्स के टाइम पे जो महल बने ना, वो कहीं ना कहीं इस्लाम रिलीजन और हिंदू रिलीजन का कॉम्बिनेशन थे, है ना। बहुत सारे पैलेसेस बने, डोम्स हैं जो मतलब होते हैं। शाहजहाँ बिल्ट मैनी रिनोन्ड मॉन्यूमेंट्स एंड इज नोन एज द कंस्ट्रक्टर ऑफ द पैलेस। आपको एक रीजन आएगा कि शाहजहाँ नोन एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पैलेस। तो आप लोग ये 3 पॉइंट चिपका सकते हो। चिपका सकते नहीं, मतलब आपको लिखना है। चिपकाऊंगा तो मैं जब क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करूंगा, यहाँ से कॉपी उधर पेस्ट, ओके। सो ही ऑल्सो पैट्रनाइज मैनी आर्टिसन एंड सो एनकरेज आर्ट। सी अभी हम लोग कभी मान लो टीवी देखते हैं, तो टीवी देखते हैं तो कुछ डांस देखते हैं तो हम लोग को मुँह से निकल जाता है वाह क्या बात है ना, ऐसा होता है ना। सो उस टाइम पे मुगल्स के टाइम पे भी मतलब दरबार में बहुत सारे प्रोग्राम चलते थे। कोई म्यूजिक बजा रहा है, कोई वायलिन बजा रहा है, कोई गिटार बजा रहा है, कोई सितार बजा रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई डांस करके दिखा रहा है। तो राजा लोग भी ऐसे आर्टिस्ट लोगों की बहुत ही मतलब इज्जत करते थे, उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट दे दिया करते थे। से फॉर एग्जाम्पल आई यूज टू रिमेंबर कि जब माइथोलॉजिकल सीरियल्स आते हैं ना, तो राजा अपने गले में से माला निकाल के उसको दे देते हैं, अगर किसी ने अच्छा गाना गाया, अच्छा डांस किया तो। द राजपूत रूलर वर वेरी फाउंड ऑफ पेंटिंग एंड सो पैट्रोनाइज आर्ट ऑफ पेंटिंग। एंड जो राजपूत रूलर थे वो पेंटिंग को लेके ज़्यादा सीरियस थे, ओके। जहांगीर टू वॉज फाउंड ऑफ कलेक्टिंग पेंटिंग्स। एंड जो जहांगीर थे जो अकबर के बाद आए थे, वो भी मतलब पेंटिंग के बहुत ही ज़्यादा मुरीद थे, शौकीन थे। ही लाइक द पेंटिंग, डेट्स इट। नो, द मुगल एरा इज कंसिडर्ड टू बी वेरी पीसफुल पीरियड ऑन द होल। मीन्स मुगल्स का टाइम ऐसे माना जाए ना, तो औरंगजेब को अगर छोड़ दें तो लगभग पूरा मुगल का टाइम बहुत ही पीसफुल था। ना कहीं पे लड़ाई झगड़े होते थे, ना बहुत मतलब बहुत शांति से सब चीज़ें जा रही थी। It was a favorable time for the development of literature, and Sanskrit books were translated historical volumes and written on Hindi literature received patronage. इस टाइम पे हिंदी लिटरेचर का भी डेवलपमेंट हो रहा था। संस्कृत बुकें भी ज़्यादातर हिंदी में या इस्लामिक रिलीजन में ट्रांसलेट की जा रही थी। द दोहास ऑफ कबीर एंड रहीम एंड द सकी बिकम फेमस।
तो कबीर के दोहे, रहीम के दोहे तो आप अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक में पढ़ते ही होंगे, वो भी बहुत फेमस हुए। खासकर कबीर के दोहे 2 लाइन में सीधी बात और एक पब्लिक मैसेज भी विद एग्जाम्पल, बहुत ही सुपर राइटिंग थी। इवन आप लोग प्ले स्टोर पे जाके इनकी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, कबीर के दोहे करके। यहाँ पे आपको उनके दोहे प्लस उनका एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा इजीली। रस्कन, डिसाइपल ऑफ वैष्णव आचार्य विठलनाथ जी, कंपोज हिंदी पोएट्री। सो रस्कन भी एक हिंदी पोएट थे जो आचार्य विठल जी के एक शिष्य यानी स्टूडेंट थे। Many foreign travelers came to India during this period. They have described the state administrative system and the common life of the people in their traveler. So बाहर से जो दूसरे देश के लोग आते थे वो यहाँ का स्टडी करते थे कि यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, यहाँ के राजा कैसे रूल करते हैं, एंड वो अपनी सारी चीज़ें अपनी बुक में या जो उनका डायरी होती थी उसमें वो लोग मेंशन करते थे। 2 फ्रेंच ट्रैवलर, टेवर्नेर एंड बर्नेर, ओके, टेवर्नेर एंड बर्नेर 2 फ्रांस से 2 ट्रैवलर आए थे, विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग दैट टाइम। ऑफ देम बर्नेर लिव्ड इन इंडिया फॉर 12 years. He has observed that Mughals ruler used to spend great sum of money on the army. So देखो बर्नेर और ट्रैवलर जो 2 फ्रेंच से जो आए थे ट्रैवलर, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर जो है ना इंडिया में मुग़ल रूलर्स है ना अपनी आर्मी पे बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड करते थे, और करना भी चाहिए। देखो दूसरा कोई देश से कोई अटैक करेगा तो आर्मी तो मुग़ल सल्तनत ख़त्म हो सकती है ना। सो ये फिर डिसाइड किया गया कि नाउ वी आर गोइंग फॉर टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी बिहाइंड द आर्मी। आर्मी का मॉडर्नाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी देश को अगर अपने आप को लंबे टाइम तक स्ट्रांग रखना है तो उसको अपनी आर्मी को वेल मेंटेन रखना ही होगा, एंड मुगल्स वो कर भी रहे थे, तभी तो इतना लंबा रूल कर पाए, ठीक है। he has also mentioned appreciably that the Indian textile were very famous in the market of Europe and Asia. टेक्सटाइल मीन्स कपड़े से रिलेटेड बिजनेस। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कपड़े से रिलेटेड बिजनेस था वो इंडिया का इवन पूरे एशिया में प्लस यूरोप में बहुत ही ज़्यादा फेमस था। ओके, नाउ थिंक, आपको एक चीज़ सोचने के बारे में कहा गया है और मैं आपको टाइम दूंगा, डोंट वरी। इन द प्रेजेंट टाइम what percentage of the budget is allotted for army in our country? Okay, तो अभी आप लोगों ने सुना होगा कि हमने अभी राफाल परचेस किया है ना। एक राफाल का एरोप्लेन जो है ना वो अप्रोक्सीमेटली 1700 करोड़ रुपीस का आता है। ओके, मीन्स इतना एक्सपेंसिव एरोप्लेन, लेकिन उसके फीचर्स भी तो इतने एक्सपेंसिव हैं। आप लोग नेट पे सर्च करके देखना वो कितना डेंजरस एरोप्लेन है। अभी हमने बालाकोट पे जब अटैक किया था पाकिस्तान पे, तो हम लोग पाकिस्तान के अंदर तक गए थे, पाकिस्तान के एयर डिफेंस में गए, पाकिस्तान का सिटी बालाकोट में 76 किलोमीटर अंदर तक गए, और फिर हमने वहाँ पे बम ड्रॉप किया और फिर हम लोग फ्लू करके वापस आ गए। लेकिन आज हमारे पास राफाल होता ना, उस टाइम पे अगर राफाल होता तो इंडिया की टेरिटरी में ही हम लोग रहते हैं, वहाँ के टारगेट को लॉक करते हैं और फिर वहाँ पे स्ट्राइक करके वापस आ जाते हैं। सो कितना स्पेंड करते हैं, वेल ये तो आप गूगल कर लेना, ठीक है। राइट नाउ मुझे याद नहीं है, बट यूएसए की जो डिफेंस बजट है सबसे ज़्यादा है। ओके, ये मैं आपको इतना हिंट दे सकता हूँ, उसके आगे हिंट नहीं दूंगा। वाई द शॉर्ट वर्सेज लाइक दोहा एंड सखी पॉपुलर अमंग द पीपल? तो कबीर के दोहे ये सब इतने फेमस क्यों हैं? वेल मैं तो ये कहूँगा बहुत सिंपल होते थे, एकदम कॉमन लैंग्वेज में लिखे आते थे। मेरा फेवरेट है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। सिंपल दोहा होता था, बहुत इजीली याद हो जाता था और एक मैसेज भी होता था। सो दैट इज़ वाई आई लाइक इट मोर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको शो किया गया है कि क्या क्या औरंगजेब के टाइम पे हुआ, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसे था, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, वो सब हमने इस चैप्टर में देख लिया है। नाउ
अब सिर्फ एक ही चीज़ बची है इस चैप्टर में, डेट द मुगल का डाउनफॉल कैसे हुआ। एंड उसके दो मेन रीजन थे, वीर दुर्गादास एंड साउथ में छत्रपति शिवाजी, जो हम लोग अपने थर्ड सेशन में कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, सो होप सो यू गाइस आर लाइक दिस सेशन, so keep learning, keep watching, and at last, thanks for listening.